हम रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज़्म को डिस्कस कर रहे थे और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देख रहे थे और हमने देख लिया था कि अगर एक्सेस ऑफ फ्लूइड अगर बॉडी में आ जाए तो क्या होगा। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो उस तरीके से हम किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो हम ज़्यादा इंटेक करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, वो अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास सोडियम के अराउंड बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड हो जाएंगे और इंसान को क्या होगा कि वो थर्स्ट फील होगी, उसको प्यास लगेगी, क्योंकि सारा वाटर जो हो रहा है वो सोडियम के पास ना सराउंड हो रहा है। बॉडी के अंदर वाटर जो होगा वो थोड़ा सा मोमेंटरी तौर पर कम हो जाएगा। फिर उस मोमेंटरी तौर पर जो वाटर कम हुआ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या होगा कि ह्यूमन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो इनटेक करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास सोडियम के ज़्यादा होने की वजह से एंड रिजल्ट क्या आएगा कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। वो कैसे इंक्रीज़ हुआ कि सोडियम ने पहले अपने सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लिया। उस कैप्चर करने से क्या हुआ कि हमारे पास है ना ब्लड के वॉल्यूम के अंदर वाटर कंटेंट डिक्रीज़ होने लगा, यानी कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो मोमेंटरीली तौर पर डिक्रीज़ होने लगा। उसको कंपेंसेट करने के लिए बॉडी ने क्या किया कि है ना ह्यूमन का थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट करवा दिया, जिसकी वजह से ह्यूमन ने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक किया और उसका ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होने लग गया। ठीक है, तो ये हम कब यूज़ करवाते हैं, हम ज़्यादा इनटेक और सोडियम कब यूज़ करवाते हैं, या हम बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कब इंक्रीज़ करवाते हैं? वो उस वक्त इंक्रीज़ करवाते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा होता है। जैसे हमारे पास ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है तो सबसे पहले है ना ह्यूमन को ऐसी मेडिसिन देंगे जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा। तो वो सॉल्ट कंटेंट क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर वाटर की रिटेंशन करवाएगा और ब्लड का वॉल्यूम का कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ करवा देगा। अब अगर ब्लड का वॉल्यूम का कंटेंट इंक्रीज़ करवा देगा तो हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली है ना आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास किडनी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है और बॉडी के अंदर है ना ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे पास है ना नर्वस कंट्रोल के थ्रू क्या होता है कि एल्डोस्टेरॉन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये दो हार्मोन होते हैं, एल्डोस्टेरॉन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं वो रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो फिर जाके क्या कराएगा, वो किडनी की ट्यूब्यूल्स के ऊपर जहाँ से ये चीज़ें एक्सक्रीट हो रही होती हैं वहाँ पर जाके क्या कराएगा कि उनको है ना कहेगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट एंड वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब करो। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोरमोस्ट इसका जो काम होता है वो होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्यों करवा रहा है, वो करवा रहा है रीअब्जॉर्प्शन इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्यों होगी, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इस वजह से हो रही है कि हमारे पास ब्लड के अंदर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। उसको मेंटेन करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ठीक है, अब खाली वाटर रीअब्जॉर्ब करवाने से फ़ायदा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि खाली अगर हम वाटर रीअब्जॉर्ब करवाएं, क्योंकि वो फिर स्वेट वगैरह में निकल जाएगा तो वही मतलब आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें इसके साथ कोई और चीज़ को भी इंटेक ना मतलब रीअब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने पास खींच के रखे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सोडियम। तो हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए भी एक हार्मोन निकलता है। अब वो हार्मोन कौन सा है, वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमारे पास निकलेगा एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, वही मतलब जो अगर इसका थोड़ा सा मैं डीप मैकेनिज्म बता दूं, क्या होगा कि नर्वस सिस्टम मैसेज हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो रिलीज़ कराएगा एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर वो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड पे जाएगा और वो एड्रिनल ग्लैंड पे जाने के बाद वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ करवा देगा। और फिर एल्डोस्टेरॉन क्या करवाएगा कि हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम की। तो फिर जितनी ज़्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी उतनी हो जाएगी और हमारे पास ब्लड का कंटेंट जो है, ब्लड के वॉल्यूम का कंटेंट वो नॉर्मलाइज होने लगेगा, आर्टीरियल प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हमारे पास होने लगेगा। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड की इंटेक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस थी कि ये हमारे पास ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम तीसरी मैनिफेस्टेशन देखेंगे, वो है क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन से हमारे पास क्या मुराद है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन हो रही हो। तो अगर बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन हो रही हो तो इसका मेन फोरमोस्ट रीज़न क्या होगा कि हमारे पास किडनी का मसला है, क्योंकि हमारे पास किडनी जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करके रखती है और उसमें भी हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म। ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मलाइज करके रखता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास क्रोनिक
क्रोनिक हाइपरटेंशन डेवलप होने की दो कंडीशंस हैं। एक ये कि बॉडी के अंदर एक्सेसिव है ना रिटेंशन हो रही है सोडियम की और वाटर की, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और फिर कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट अगर ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है तो इट मीन्स कि आर्टीरियल प्रेशर जो है वो हमारे पास बढ़ता रहेगा। ठीक है, पहले इनिशियली तो क्या होगा कि हमारे पास वो जो बैरोरिसेप्टर वाले मैकेनिज्म हैं जो कि क्या करवाएंगे कि हमारे पास देखेंगे कि आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है तो है ना वेजोडाइलेशन वगैरह करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेजोडाइलेशन वगैरह करवा सके ताकि ये लोग वीनस रिटर्न जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ करवाएं और है ना कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ करवाने की करेंगे। या ये लोग क्या कराएंगे कि हमारे पास है ना ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करवाने की करेंगे ताकि हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होने लगे। लेकिन ये सब के सब जो है वो थोड़े फॉर अ शॉर्ट टाइम हुआ। ठीक है, जितने भी कंट्रोल मैकेनिज्म थे, नर्वस कंट्रोल मैकेनिज्म, ऑटो रेगुलेशन, दिस एंड दैट, ये हमारे पास सारे के सारे फॉर अ टाइम बिंग ऑपरेट होंगे। लेकिन अगर उससे भी आर्टीरियल प्रेशर दोबारा नॉर्मलाइज नहीं हो रहा और हमारे पास परसिस्टेंटली हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास किडनी डैमेज है। और दो तरीके की कंडीशंस हैं। एक ये कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट एंड वाटर जो है वो रिटेंशन हो रहा हो, यानी कि बॉडी के ट्यूब्यूल्स के अंदर या ब्लड के अंदर हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रह रहा हो, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा हो, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी क्लिनिकल कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास जो हाइपरटेंशन हो रहा हो वो ये हो रहा हो कि हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में है ना सोडियम और वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा हो। अब जितना ज़्यादा हमारे पास सोडियम एंड वाटर जो है एक्सक्रीट आउट हो रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि है ना ब्लड वॉल्यूम कम होने लगेगा। अब जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होने लगेगा तो हमारे पास क्या होगा कि बैरोरिसेप्टर वाले मैकेनिज्म ऑपरेट हो जाएंगे और वो क्या करवाएंगे, वो हमारे पास है ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देंगे ताकि वो आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकें। अब पूरी बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होता जाएगा कि वो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाते रहेंगे कि हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होता रहे और दूसरी तरफ से किडनी की तरफ से है ना सारा का सारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो है ना एक्सक्रीट आउट होता रहेगा। तो ये भी हमारे पास एक हाइपरटेंशन की कंडीशन है, क्रोनिक हाइपरटेंशन की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो वही होती है कि जिसमें हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर जो है वो रिटेंशन हो रहा हो, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर रह रहे हो। ठीक है, अब इस क्रोनिक हाइपरटेंशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे या वी कैन से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि हार्ट को ज़्यादा, जैसे अगर कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है तो हार्ट को क्या होगा कि उसको है ना वो जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा उसको पंप करना पड़ेगा, मोर फोर्स से पंप करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा कि कार्डिक मसल्स के अंदर स्पाज़म हो जाएगी, वो है ना वीकेंड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वॉल्स ऑफ है ना जो आर्टरीज की होती हैं, वॉल होती हैं, वो डैमेज हो जाएंगी, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा कि किडनी और ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्रोनिक हाइपरटेंशन की कुछ चीज़ें थी। अब नेक्स्ट जो हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे पास वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन। वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन में क्या होता है कि पहले हमने क्या किया कि किडनी का थोड़ा सा मास जो है वो डिक्रीज़ कर दिया ताकि इसकी फंक्शनल कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाए, और फिर हमने क्या किया कि बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो बंदे को दे दिया। अब जैसे ही हमारे पास है ना हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बहुत ज़्यादा बंदे को दे दिया तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम का कॉन्टेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब ब्लड वॉल्यूम का कंटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि भाई आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, अब आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास दो तरीक़ों से इंक्रीज़ होगा। अब वो दो तरीके कौन से हैं कि सबसे पहले हमारे पास है ना कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होने लगेगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। अब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होने लगेगा तो हमें क्या करना है, इस आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज़ कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज़ कराने के लिए हमारे पास क्या होगा कि ये है ना ये ऑटो रेगुलेशन वाले मैकेनिज्म भी शुरू हो जाएंगे, साथ साथ में ये भी शुरू होंगे, रीनल मैकेनिज्म भी शुरू होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो बैरोरिसेप्टर वाले क्या कराएंगे, लोकल वेजोडाइलेशन करवाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, बैरोरिसेप्टर्स वाले क्या कराएंगे, लोकल वेजोडाइलेशन करवाएंगे ताकि हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर जो है वो मतलब जो बढ़ गया है उससे वो हमारे पास नॉर्मलाइज होने लगे, डिक्रीज़ होने लगे अप टू द नॉर्मल वैल्यू वेजोडाइलेशन की वजह से। ठीक है, लेकिन वेजोडाइलेशन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये तो एक्यूट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास कार्डिक आउटपुट वही बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ हमने फ्लूइड दिया हुआ बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है, उसको डिक्रीज़ करने के लिए उन्होंने वेजोडाइलेशन तो करवा दी लेकिन उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ा इतना। फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास होगी ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन से क्या होगा कि हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होने लगेगा। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने लगेगा, टिश्यूज़ की तरफ ब्लड कम जाना लगेगा, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वीनस रिटर्न
रिटर्न कम बनेगा। वीनस रिटर्न कम बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट अप टू द नॉर्मल वैल्यू आने लगेगा। और फिर क्या, और साथ में दूसरी चीज़ क्या होगी कि किडनी ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। तीसरी, लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, किडनी। वो क्या करेगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करने लगेगी। तो फॉर अ टाइम बिन क्या होगा कि हमारे पास जो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया था तो वो क्या कर देगा, वो हमारे पास हाइपरटेंशन वाली कंडीशन कॉज कर देगा। जो हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड से क्या हुआ था कि बॉडी के अंदर हमने ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन हो गई थी। तो हमारे पास हाइपरटेंशन सबसे पहले किस वजह से हुई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से। उसके बाद जो फिर हमने इसको डिक्रीज़ कराने के लिए, आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज़ करवाने के लिए जो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाई, उससे भी हमारे पास ये है ना हाइपरटेंशन कॉज हुई। ऑटो रेगुलेशन ने क्या करा है कि वेजो कंस्ट्रक्शन करवाई, तो उससे मोमेंटरीली तौर पे क्या होगा कि और आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई। लेकिन जब इस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करवाने से हमारे पास जब कार्डियक आउटपुट नॉर्मलाइज होने लगेगा तो हमारे पास फिर आर्टीरियल प्रेशर भी नॉर्मलाइज होने लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर बुक के अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास जो हाइपरटेंशन नॉर्मली पहली हाइपरटेंशन जो कॉज हुई है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वजह से कॉज हुई है। उसके बाद जो दूसरी टाइम पे जो हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज हो रही है वो फिर हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन ऑटो रेगुलेशन वाले मैकेनिज्म से हो रही है। अब जब ये दोनों है ना हाइपरटेंशन हो जाएंगी तो उससे हमारे पास क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा और फिर हमारे पास ये ब्लड वो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू पे आ जाएगा।